कल आप लोगों ने क्या पढ़ लिया था? लीवर ना, लीवर यानी यकृत। यकृत के विषय में आपने सब कुछ देख लिया था कि यह इसका भार 1.5 kg ना, 1.2 से 1.4 kg होता है किसमें? महिलाओं में, और या 1.5 kg, और पुरुषों में हो जाता है कितना? 1.4 से 1.8। ठीक, यह लीवर जो है यह स्वतः अपने अंगों को क्या कर सकता है? ठीक कर सकता है। जब तक 75% अगर लीवर डैमेज है फिर भी यह क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लीवर के विषय में और आपने देखा था, लीवर में अगर दिक्कत हो जाए तो लीवर बिलिरुबिन को स्रावित करता है ना, किसके? डक्ट के माध्यम से ना, नली के माध्यम से, और उस नली के माध्यम से कहाँ जाता है? इकट्ठा होता है पित्ताशय में, और पित्ताशय में पित्त रस जाके मिल जाता है छोटी आंत में ना, छोटी आंत के किस भाग में? ड्यूडेनम में, और उसी में बिलिरुबिन रहता है। बिलिरुबिन की वजह से ही ना लैट्रिन का रंग पीला होता है, और अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो गई तो पीलिया नामक बीमारी हो जाती है। ये भी बता दिए थे। और आगे आपको क्या बताया था इसी में? लीवर में बोलो। हाँ, इसका कार्य बहुत सारा था, सारे कार्यों को हमने बता दिया था। लीवर और क्या काम कर? लीवर को हम लोग सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, इसे जिगर भी कहा जाता है। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक, अगर किसी को जहर दे के मारा गया है तो उस ऐसी स्थिति में उसके लीवर की ही जांच की जाती है, कुफर सेल होता है। ठीक, यहाँ तक आपने देखा था। फिर से हम बता दे रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं क्या? माने पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियों में सबसे पहले आपने देखा लार। लार भी पाचन में सहायक था, वो एंजाइम को स्रावित कर रहा था। 3 जोड़ी एंजाइम था लार में। कौन कौन? लाइसोजाइम था, देखो, पैरोटिड, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल, ये तीन था, और 3 के जोड़ी, यानी यहाँ एक यहाँ एक थोड़ा सा ऊपर ना, तो 6 पूरा 3 जोड़ी यानी 6। लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी ना। जो कान के बगल होता है पैरोटिड कहते हैं ना, यहाँ थोड़ा सा है, इसे कहते हैं क्या? पैरोटिड। यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है पैरोटिड ना। ये क्या करता है? किसका पाचन? ये माने लाइपेज जो है ये टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम छोड़ता है, ये वाला। ठीक, पैरोटिड। और ये सांप में किसका काम करता है? विष का काम करता है ना, यही पैरोटिड ग्लैंड ही सांप में किसका काम कर जाता है? विष। ये पढ़ा दिए हैं ना, पहले ही देखना, शुरुआत में सब कुछ बता दिए हैं ना। और सांप के विषय में ये भी बता दिए थे कि 2 प्रकार का होगा, या तो न्यूरोटॉक्सिक होगा या तो हीमोटॉक्सिक होगा। हीमोटॉक्सिक मतलब क्या? जो ब्लड को जमाने, थक्का बनाने का काम करे, और न्यूरोटॉक्सिक माने जो ब्रेन को ना, नर्वस सिस्टम को डैमेज कर दे। तो इसके बाद आप लोग पढ़ रहे थे ग्रंथि। ग्रंथि में ये पहली ग्रंथि पढ़ा। अब देखो, ग्रंथि आप 3 प्रकार का देखे थे। कितने प्रकार का? 3। आज से फिर समझ लो, क्योंकि इसकी जरूरत आज फिर है। ग्रंथि यानी अंग्रेजी में कहेंगे क्या? ग्लैंड। कल तो पढ़ लिए हो, लेकिन फिर हम बता दे रहे हैं। दिख रहा है यहाँ तक? यह क्या होता है? थैला होता है। ये थैला है। ग्रंथि एक प्रकार का क्या है? थैला, जो या तो किसको रखेगा? एंजाइम को, या तो हार्मोन को, या तो ये एंजाइम को धारण करेगा या तो हार्मोन को। ग्रंथि एक प्रकार का क्या है? थैला है, जो या तो किसको रखेगा? एंजाइम या तो हार्मोन, या तो एंजाइम को या तो हार्मोन। ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? कौन कौन? बहिर्स्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। यहाँ देखो, उसमें क्या देख रही हो? बंद करो उसको, अब यहाँ सुनो तब याद होगा। बहिर्स्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित ग्रंथि कितने प्रकार का? 3। बहिर्स्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। देखो, हम लिख दे रहे हैं तीनों के नाम। पहला बहिर्स्रावी, दूसरा कौन सा? अंतःस्रावी, और तीसरा मिश्रित। तीसरा कौन सा? मिश्रित ग्रंथि। समझ गए? मिश्रित ग्रंथि। ग्रंथि सब जगह लगा दीजिएगा। बहिर्स्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? ऐसी ग्रंथि जो एंजाइम को क्या करती है? छोड़ती है। किसको? एंजाइम। तो जो एंजाइम को निकाले, किसको? एंजाइम। तो जिसमें एंजाइम बहता है उसे हम क्या कहते हैं? बहिर्स्रावी। ऐसे भी परिभाषा आप दे सकते हैं, बहिर्स्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? ऐसी ग्रंथियां जो एंजाइम को स्रावित करती हैं।
क्या कहलाती हैं? बहिर्स्रावी। या ऐसे भी कह सकते हैं आप, ऐसी ग्रंथियां जो जिसमें एंजाइम डक्ट के, नली के द्वारा बहे। आप सोचो, कल ये बता दिए थे आपको, ये जो एंजाइम है, एंजाइम ब्लड के साथ मिलने पर क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। एंजाइम अगर ब्लड से मिला, अगर एंजाइम ब्लड के साथ मिला तो क्या हो जाएगा? खराब। तो इसका मतलब ये ब्लड वाले नली में बहेगा नहीं, एंजाइम ब्लड वाले नली में नहीं बहेगा। इसीलिए भगवान ने क्या किया? अलग से नली दे दिया। तो इसमें अलग से क्या पाया जाएगा? डक्ट। यानी एंजाइम उसे कहते हैं जो बहिस्रावी ग्रंथि उसे कहते हैं जो किसका स्राव करे? एंजाइम का। और जिसमें क्या पाया जाए? नली। जिसमें नली अलग से देते हैं भगवान, इसमें नली बह रहता है, नली। ठीक, याद करके रखिएगा। एंजाइम अगर आपसे पूछा जाए बहिर्स्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं तो आप क्या कहेंगे? ऐसी ग्रंथि जो एंजाइम को स्रावित करती हैं और जो ब्लड से कनेक्टेड नहीं होता, जिसमें नली अलग से पाई जाती है। अगर ब्लड से कनेक्टेड होता तो ब्लड किस में बह रहा है? नस में। यानी नली यानी नस में ही। इसे डक्ट कह लो, नस कह लो, नस ही कह दो। ठीक, अगर बताओ नस में बहने के लिए अगर एंजाइम होता तो अलग से नली की जरूरत पड़ती नहीं, उसी में बह जाता कि नहीं? तो लेकिन ये ब्लड के साथ मिलने पर क्या हो जाएगा? खराब। ब्लड के साथ मिलने पर खराब। जैसे आप लोग अगर दूध लाए हो, उसमें क्या मिला दो? नींबू तुरंत मिला दो, क्या हो जाएगा? दूध फट जाएगा, जम जाएगा, खराब हो जाएगा ना। तो इसी तरीके से ये भी, अगर एंजाइम इसमें मिला तो एंजाइम काम करना बंद कर देगा। अगर एंजाइम काम करने बंद कर दिया तो बहुत सारी चीजें बंद हो जाएंगी। इसीलिए भगवान ने क्या किया? एंजाइम को बहने के लिए अलग से क्या दे दिया है? नली। क्लियर हुआ? दिक्कत नहीं है ना? अब आपसे कोई पूछेगा बहिर्स्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं तो आप क्या कहेंगे? ऐसी ग्रंथियां जो एंजाइम को छोड़ती हैं तथा जिसके लिए अलग से क्या होता है? नली होता है, और यह ब्लड से कनेक्टेड नहीं होती हैं ना। दूसरा, अब अंतःस्रावी, इसी का उल्टा कह दीजिए। ऐसी ग्रंथियां जो किसको स्रावित करती हैं? हार्मोन को। किसको? हार्मोन। हार्मोन जो होता है ना, यह बहुत एक्टिव होता है। या तो आपको गुस्सा दिलाएगा, या तो आपको नॉर्मल रखेगा ना, या तो आपको खुशी लाएगा। ये सब जितनी भी चीजें होती हैं, जब हम लोग पढ़ेंगे हार्मोन चैप्टर, आपके यहाँ है अलग से ना। एड्रिनल ग्रंथि है, प्यूस ग्रंथि है, पिनियल ग्लैंड है, थाइमस है, पैराथायराइड है, थायराइड है, ये सब हम पढ़ेंगे ना। तो वहां देख लेंगे कि किस तरीके से पिनियल जैसे नींद लाने के लिए है, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस जो है प्रोटीन बनाता है बच्चों में, थायराइड, पैराथायराइड गुस्सा लाने के लिए, और यहाँ जो घेघा नामक बीमारी हो जाती है ना, ये सब आप लोग जब देखेंगे तो किडनी में एक पाया जाता है एड्रिनल ना, किडनी के ऊपर। तो वहां सब हम देखेंगे तब क्लियर होगा। लेकिन अभी आप इतना जानते रहो कि अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहेंगे? ऐसी ग्रंथि जो किसको किसको स्रावित करे? हार्मोन और ना, जो हार्मोन को स्रावित करता है उसे हम क्या कहते हैं? अंतःस्रावी। दूसरी बात, यह किससे कनेक्ट रहेगा? ब्लड से। यानी अब एक चीज ये भी हो गया कि जो ब्लड से कनेक्टेड रहेगा, इसका मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि ऐसी है जिसके लिए अलग से नली की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, हार्मोन जो है ये ब्लड के साथ रहने पर खराब भी नहीं होगा। हार्मोन आपसे पूछा जाएगा, जितने भी हार्मोन हैं ज्यादातर ये क्या होते हैं? प्रोटीन। किसके बने होते हैं? ये प्रश्न पूछा गया है ना। हार्मोन किसके बने होते हैं? ये ऐसे करके पूछा था। अभी आप लोग पढ़ेंगे इंसुलिन हार्मोन किसका बना है? प्रोटीन का। इंसुलिन हार्मोन किसका बना है? अभी हम लोग देखेंगे चिनिया बीमारी या मधुमेह, तो वहां बताएंगे हम आपको। ठीक, तो ब्लड, यानी ये ब्लड से कनेक्टेड है। अब बताओ, अगर ब्लड से ही, ब्लड वाले नस में ही बह रहा है तो अलग से नस की जरूरत है? नहीं। तो इसका मतलब इसमें नली पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। इसका मतलब इसमें नली नहीं पाई जाएगी, यानी नली नहीं रहेगी। अलग से नली नहीं, नली तो रहेगी लेकिन अलग से नहीं रहेगी। जैसे इसमें अलग से नली है, ब्लड वाले नली में नहीं बह रहा है, लेकिन इसमें ब्लड वाले नली में ही बह जाएगा। क्यों? क्योंकि हार्मोन जो है ये ब्लड के संपर्क में आने पे खराब नहीं होता। ठीक, अब मिश्रित ग्रंथि किसे कहेंगे? ऐसी ग्रंथि जो एंजाइम को भी छोड़े और किसको? हार्मोन को भी छोड़े। एंजाइम के साथ साथ किसको छोड़े? हार्मोन को भी छोड़े। उसी को हम कहते हैं क्या? मिश्रित ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? मिश्रित ग्रंथि। अब मिश्रित ग्रंथि में आप लोग कल देख लिए थे पाचन में। देखो, हम ग्रंथि पढ़ाना चालू किए थे तो पाचन वाली ग्रंथि पढ़ा रहे हैं। अभी बहुत सारी ग्रंथियां हैं जिनमें हम लोग केवल क्या पढ़ रहे हैं? पाचन में। समझ रहे हो ना? जो पाचन माने भोजन को पचाने में भाग लेती हैं, जो ग्रंथि, केवल उसी ग्रंथि को अभी हम लोग पढ़ रहे हैं।
पूरा ग्रंथि अलग से पढ़ना है, एक चैप्टर ही है ग्रंथि, लेकिन अभी पाचन में सहायक ग्रंथियों को पढ़ना है। देखो पाचन में सबसे पहले लार ग्रंथि थी, लार को कल आपको बता दिए थे। उसके बाद लार के नीचे आया था आमाशय में कोई ग्रंथि नहीं, आमाशय में थी 3 ना, आपने देखा था कार्डियक, फंडिक, पाइलोरी, ये ग्रंथि नहीं है, भाग है, उसी में थोड़ा बहुत निकल रहा था एंजाइम ना, पेप्सिन था, रेनिन था, ये बता दिए थे। बगल में यहाँ लीवर था, लीवर के विषय में बहुत अच्छे से आपको बता दिए थे ना। अब इसके जस्ट इस तरफ देखो, अगर हम इसको बनाएं इस तरीके से फिगर देखो, ये मान लो है ग्रास नली है, क्या है, और यहाँ पे ऐसे मान लो ये आमाशय है, क्या है, आमाशय। इस तरीके से मान लो दिख रहा है यहाँ भैया, नीचे तक, यहाँ तक मान लो दिख ही रहा होगा ना, ठीक, यहीं तक मान लो दिख रहा है, नीचे तक दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ भी बना दे रहे हैं ये बस। अब देखो यहाँ वाला, इस तरफ वाला हम लोग ऐसे मान लो लीवर जो 2 लोब्स में था, कितने लोब्स में, 2 लोब्स में, ये लीवर था, क्या था, लीवर, और यहाँ क्या था, पित्त की थैली, और इसी पित्त की थैली में क्या इकट्ठा होता, पित्तरस, और यही पित्तरस जा करके छोटी आंत के ड्यूडेनम में क्या स्रावित करता था, पित्त को स्रावित करता था, जो पित्त क्या था, क्षारीय था, और यह पित्त न तो एंजाइम था और न ही हार्मोन, कल बता दिए थे, न तो एंजाइम है और न ही हार्मोन, लेकिन पाचन में सहायक है, पाचन में क्या है, सहायक। जैसे आप देखो कभी कभी करेला वाला जूस पिए, डॉक्टर बोल देता है करेला का क्या पीजिए जूस, बहुत खराब आता है, लेकिन फिर भी क्या करोगे ना, तो इसी तरीके से ये भी है, ये इसी में देखो आपको एक चीज और बता दिए थे, ये क्या करता है, यहाँ से नली है, और ये नली डायरेक्ट यहाँ नहीं कनेक्टेड है, ये पीछे जा करके यहाँ देखो अग्नाशय जुड़ा है, कौन, अग्नाशय, ये है अग्नाशय ना, इसमें पत्ती नुमा संरचना पाई जाती है, ये ऐसे करके, ये डक्ट है, ये पत्ती नुमा संरचना जो आपको दिख रही है नली, यही है डक्ट, ये क्या है, नली, यही नली है, ये अग्नाशय का फिगर है, और ये देखो नली आके कहाँ मिल रही है, छोटी आंत में, कहाँ मिल रही है, छोटी आंत के किस भाग में, ड्यूडेनम में। छोटी आंत के 3 भाग थे, ड्यूडेनम, जेजुनम और ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो फिर भूल जाओगे, ड्यूडेनम, जेजुनम और ड्यूडेनम माने ग्रहणी, यह भोजन को क्या करता था, आमाशय से ग्रहण कर लेता था, आमाशय से ग्रहण करने का ड्यूडेनम का काम है, लेकिन ड्यूडेनम जो है ये अम्लीय भोजन को ग्रहण नहीं कर सकता, तो अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने के लिए यही आया था, कौन, पित्तरस। क्या किया था, पित्तरस भोजन को क्या बना दिया, क्षारीय, और जब क्षारीय भोजन इसको मिला तो ये क्यों किया, हाँ इसको क्षारीय बना देगा ना, तब अम्ल मिला, अम्लीय था, क्षार मिला, न्यूट्रल हो जाएगा ना, तो ये क्या किया, अब देखो इस पे कोई परत था नहीं तो ये क्या होता, गल जाता, क्योंकि ये वाला अम्ल है HCl, अगर HCl डायरेक्ट आ जाता तो किसको घायल कर देता, छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग को, ड्यूडेनम को क्या जहाँ जहाँ जाता सबको खराब कर देता। जैसे यहाँ देखो, यहाँ भी म्यूकोसा की परत है, उसके बावजूद भी यहाँ पर कहीं अगर ज्यादा HCl हो जाता है तो अल्सर हो जाता है, कौन सी बीमारी, तो ऐसे यहाँ भी गड़बड़ कर देता, तो इसमें मिल गया कौन, पित्त रस, और पित्त रस जा करके दोनों देखो, पित्त रस डायरेक्ट यहाँ से नहीं मिला है, पित्त रस स्रावित करने के लिए कोलोसिस्टोकाइनिन ने इसको एक्टिव किया, और ये जा करके स्रावित हुआ यहाँ पीछे ये वाला अग्नाशय का नली और किसकी नली, ये दोनों एक जगह पर मिल गए, जिसको हमने कहा था कॉमन हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट। देखो कॉमन का मतलब दोनों एक साथ जुड़े हैं, ऐसी पाइप जो 2 के साथ जुड़ी हो, जैसे एक पाइप इधर से आई और एक पाइप यहाँ आके मिल गई ऐसे, अब जाके ये गिरे ऐसे, मान लो इस नली में अब ऐसे बहना चालू करे, पहले ये पाइप आई फिर ये पाइप आई, दोनों जाकर के एक साथ एक ही पाइप में गिर करके यहाँ गिर रही हैं, तो 2 पाइप मिला, तो एक पाइप कॉमन इसलिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये भी दोनों एक जगह मिल रहे हैं। तो कॉमन माने अगर 2 चीजें, जैसे त्रिभुज में आप लोग कहते हो 2 चीजें समान हो तो आप लिख देते हो कॉमन है ना, साइड से कॉमन है, दिख रहा है उभयनिष्ठ है, तो ये कॉमन हुआ, दोनों नली एक में ही जाके मिल गई यानी कॉमन हो गई। और उसके बाद हेपेटो आदि हेपेटोलॉजी किसका अध्ययन था, लीवर का, किसका, लीवर, तो कॉमन हेपेटो का मतलब लीवर वाला चीज आया है, और पैनक्रियाटिक माने किसका, अग्नाशय का चीज आया है, तो यानी कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक जूस ना, जूस माने क्या, जूस जो आ रहा है, डक्ट तो नली हो गया, कॉमन ना। अब देखो इसको पूरा लिख दें, क्या, कॉमन हेपेटो लिख दें, कॉमन हेपेटो
हेपेटो हेपेटो पैनक्रियाटिक पैनक्रियाटिक डक्ट, क्या पैनक्रियाटिक डक्ट, और इससे क्या निकलेगा, जूस निकलेगा ना, दोनों का जूस एक साथ मिल गया। इसका हेपेटो मतलब होता है लीवर, हेपेटो माने लीवर, और पैनक्रियाज माने जानते ही हैं क्या, अग्नाशय। तो अग्नाशय और लीवर, अग्नाशय से निकला है क्या भैया, यहाँ से देखो लीवर से निकला है क्या, पित्तरस, और यहाँ से क्या निकला है, लैट, यहाँ से क्या निकलेगा, लैट, पढ़ा दिए हैं लेकिन आज पढ़ना है, और यहाँ से निकला है क्या, पित्तरस। अब देखो दोनों एक ही नली मिल रहे हैं ना, तो इसी को कहते हैं कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, और जाके मिल गया था कहाँ, ये छोटी आंत के ड्यूडेनम भाग में, और अब भोजन आसानी से रख सकता है कौन, छोटी आंत। अब छोटी आंत इसको भोजन आसानी से ग्रहण कर सकता है। यहाँ तक कल हम लोगों ने देख लिया था। अब आज हम लोगों को पढ़ना है इसके विषय में, किसके विषय में, अग्नाशय, अग्नाशय के विषय में कंप्लीट जानना है। ये जो आपको पत्ती नुमा संरचना दिख रहा है ना, जैसे पत्तियां होती हैं, देखो बीच में ऐसे, ये तो पूरा पत्ती की तरह नहीं, ये वाला, ये पत्ती नुमा गोला गोला दिख रहा है ना, इसी को कहते हैं एसिनार सेल। कौन सा सेल, यहाँ नहीं दिखेगा क्या, ऊपर लिख दें, एसिनार सेल, और यही मेन होता है एसिनार सेल, ये सबसे मेन है एसिनार सेल ना। जब ये देखो ध्यान से, एसिनार सेल में जब ये आमाशय गैस्ट्रीन नामक हार्मोन को स्रावित करता है, किसको, याद है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड यही था, गैस्ट्रीन नामक जब हार्मोन स्रावित करेगा तो एसिनार सेल जो है एक्टिव हो जाएगा। कौन, अभी हम लिख रहे हैं तब आपको क्लियर कर रहे हैं ना, ठीक से मिटा दें, उतारे तो हो ना, कल ये बताए थे, आज फिर रिपीट कर दिए आपको, ठीक, उतार लेना, कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट भैया, ठीक, हाँ कल बता दिए थे लेकिन फिर से रिपीट कर दिए। अगर अब भी नहीं याद होगा तो आप जानो, आपका काम जानो ना। एक बार हम लोग हार्मोन पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, 3-3, 4-4 बार हो रहा है। अगर आप फिर भी नहीं पढ़ रहे हो तो आप समझिए अपना काम ना। आज हम लोगों को पढ़ना है कौन सी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि यानी अग्नाशय। अब ध्यान से सुनना, अग्नाशय, हाँ अब एक एक की बनाएंगे भैया, वो तो पूरा बता दिए। पैनक्रियाटिक, पैनक्रियाटिक, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज माने क्या, अग्नाशय। पैनक्रियाज की मीनिंग देख लेना, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो अपना बना लेना, ठीक। देखो दिया क्या है पैनक्रियाज में, हाँ सही है ना, यस के बाद ई नहीं है, बस पैनक्रियाज यानी अग्नाशय। देखो वो पीछे वाला आपको जानना है, मत सोचो कि अब उसको नहीं जानना है, क्यों, क्योंकि बिना उसको जाने आप जान ही नहीं पाएंगे ये मिश्रित ग्रंथि क्यों है ना। तो पहले इसको देखो, ये कितना लंबा होता है, यह लंबाई, इसकी लंबाई 15 से 12 सेमी या 12 से 15 सेमी या 15 से 20 सेमी जैसा रहेगा ना, सेमी। और आकार इसका जे के आकार का, आकार कैसा, जे के आकार का ना। और ये इसका भार जो होगा, भार, वेट, भार 60 से 90 ग्राम होगा, केवल ग्राम बोल रहे हैं, भार ग्राम में, ठीक। जो अग्नाशय है यह इतना छोटा होते हुए भी ना, लगभग भारत में अगर ये गड़बड़ हुआ तो लगभग हर साल भारत में 7 करोड़ मरीज बनते हैं। किसके, आप वो नहीं उसको क्या कहते, ये जो होता है मधुमेह, शुगर ना, मधुमेह यानी शुगर यानी चिनिया बीमारी जिसे कहते हो, डायबिटीज ना। ये डायबिटीज के लिए सबसे ज्यादा कौन, यही, तो लगभग 7 करोड़ ना व्यक्ति हर साल मरीज बन जाते हैं। यह डायबिटीज 2 प्रकार का होगा, अभी हम लोग देखेंगे तब आगे समझेंगे। यह कितना लंबा होगा, 12 से 15 सेमी, कितना, 12 से 15 सेमी, इसकी लंबाई 12 से 15 सेमी होगी। यह आकार में जे के आकार का होगा। ये इसका भार कितना होगा, 60 से 90 ग्राम। ये पूछेगा कहाँ होता है ना, तो आप देखिए, आपको अगर फिगर याद है तो आप आसानी से बता सकते हो। ये देखो ना, बता लेना। ये देखो ये कहाँ है,
ये है, कहाँ पे दिख रहा है आपको अच्छे से? ये ऑरेंज कलर का होता है, पिंकिश ऑरेंज। किस रंग का? पिंकिश ऑरेंज। पिंकिश ऑरेंज, यह किस कलर का होता है? पिंकिश ऑरेंज। यह पिंकिश ऑरेंज कलर का होता है। यह आमाशय के जस्ट नीचे स्थित होता है। आमाशय यानी पेट के किस तरफ? बाएं तरफ की दाहिने तरफ? ये देखो दाहिना तरफ है, पेट के बाएं तरफ ना, पेट के जस्ट नीचे। पेट माने आमाशय और कौन सी आंत है ये? आमाशय और छोटी आंत के बीच। तो यहाँ लिख सकते हैं यह आमाशय और आमाशय व छोटी आंत के बीच। बता लोगे ना, छोटी आंत के बीच। अगर आपको फिगर याद है तो आप आसानी से बता सकते हैं, बीच में होता है यह है। ठीक, अब आपसे पूछे तो बता सकते हैं ना कि अग्नाशय कहाँ होता है? आमाशय यानी पेट और छोटी आंत के बीच में स्थित होता है। इसका भार कितना होता है? 60 से 90 ग्राम होता है। इसका भार कितना होता है? 60 से 90 ग्राम। यह एक मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि? मिश्रित ग्रंथि। इसीलिए आपको पढ़ाए थे अभी, मिश्रित ग्रंथि किसे कहते हैं? हाँ, जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को स्रावित करे उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि। यानी यह किसका स्रावित करेगा? एंजाइम को भी छोड़ेगा और किसको? हार्मोन को भी। जो हार्मोन और एंजाइम को दोनों को छोड़े उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि। एंजाइम में आपको पढ़ा दिए लैट, LAT, लैट, लाइपेज, एमाइलेज और क्या? ट्रिप्सिन। वसा को वसी अम्ल में बदल देता है लाइपेज। वसा को वसी अम्ल में बदल देता है कौन? ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। ट्रिप्सिन किसका पाचन करेगा? प्रोटीन। अब ये तो हो गया एंजाइम। कितने एंजाइम? 3। और हार्मोन भी 3। हार्मोन कौन छोड़ेगा? लैंगर-हैंस की द्वीपिकाएं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, टिक करने के लिए आएगा कि लैंगर-हैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? लीवर में, आमाशय में, छोटी आंत में, अग्नाशय में। अग्नाशय में याद करके रखिएगा, लैंगर-हैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? अग्नाशय। तो ये पूछा जाएगा कि कहाँ पाई जाती हैं? लैंगर-हैंस लिख रहे हैं, लैंगर-हैंस की, लैंगर-हैंस की, यहाँ दिख रहा है ना दीपिकाएं। कोशिकाएं या दीपिकाएं क्या दिया है? दीपिकाएं। लैंगर-हैंस की दीपिकाएं। ये लैंगर-हैंस की दीपिकाएं कहाँ होती है? ध्यान से ये भी सुनो। देखो, ये है कौन सा सेल? इसे अभी बताए थे, एसिनार सेल। कौन? एसिनार सेल। ध्यान से सुनना, इस एसिनार सेल को आमाशय से जब भोजन आने लगता है, कहाँ? छोटी आंत में। आमाशय से छोटी आंत में जब भोजन आने लगता है तो ये आमाशय से एक गैस्ट्रिन नामक हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन? जो इसे एक्टिव कर देता है। इसके किसको? एसिनार सेल। और एसिनार सेल एक्टिव हो जाता है और इसी एसिनार सेल में लैंगर-हैंस की क्या पाई जाती हैं? दीपिकाएं। इसी एसिनार सेल में लैंगर-हैंस की दीपिकाएं, की दीपिकाएं। ठीक, तो लैंगर-हैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? आप समझ गए? यानी ये क्या है? एसिनार सेल है। इसी एसिनार सेल को और जूम करेंगे ना, और जूम करेंगे तो इसी में क्या मिलेगा? लैंगर-हैंस की दीपिकाएं। और इसी लैंगर-हैंस की दीपिकाओं के द्वारा, अब देखिए, लैंगर-हैंस की दीपिकाएं जब एक्टिव होंगी तो दो चीजें छोड़ेंगी। एक को छोड़ेंगी क्या? एंजाइम, और दूसरा हार्मोन। एंजाइम तो आपको पढ़ा दिए हैं लैट, एंजाइम पढ़ा दिए हैं कौन? लैट। तो ये दो चीजें छोड़ेंगी। एक को हम कहेंगे एंजाइम, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, और दूसरे को हम कहेंगे क्या? हार्मोन। ये लैंगर-हैंस की दीपिकाएं जो हार्मोन छोड़ेंगी। देखिए एंजाइम यहाँ हम लिख दे रहे हैं, किसको किसको छोड़ेंगी? एंजाइम। एंजाइम में कौन कौन एंजाइम? लैट, LAT, लैट। लैट ये वसा को वसी अम्ल में, वसा को किस में बदलेगा? वसी अम्ल में। वसी अम्ल में, वसा को वसी अम्ल में तोड़ने का काम कौन करता है? लाइपेज। लैट से समझ रहे हो ना, फुल फॉर्म इसका लाइपेज है। एमाइलेज किसको तोड़ेगा?
देखो एमाइलेज ट्रिप्सिन पहले प्रोटीन देखो 3 जगह पचेगा। शुरुआत में आमाशय में पचेगा। आमाशय में प्रोटीन को पचाने का काम कौन करता है? पेप्सिन। कौन? पेप्सिन। यहाँ पे ट्रिप्सिन और छोटी आंत में इरेप्सिन। तो प्रोटीन सबसे अंत में कौन चीज पचता है? प्रोटीन। सबसे अंत में प्रोटीन। तो प्रोटीन की 3 जगह पचेगा। आमाशय में पचाने का काम पेप्सिन, छोटी आंत में आमाशय के बाद आएगा कौन? अग्नाशय। अग्नाशय से ट्रिप्सिन और छोटी आंत में जब नीचे की तरफ जाओगे ड्यूडेनम के बाद जेजुनम इलियम में, तो वहां इलियम में निकलता है इरेप्सिन। क्या लिख दें? क्या तीनों नाम? देखो पेप्सिन। अभी हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रोसेस ना। अभी केमिकल पाचन कहाँ पढ़े हैं? वहां पढ़ेंगे तो बताएंगे। यहाँ से निकलेगा क्या? पेप्सिन। क्या निकलेगा? यहाँ से ट्रिप्सिन। यहाँ से, यहाँ देखो ट्रिप्सिन लिखे ही है। और यहाँ छोटी आंत के तीसरे वाले भाग में ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम में निकलेगा इरेप्सिन। क्या निकलेगा? इरेप्सिन। देखो सीन सीन लग रहा है सब जगह। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन, सीन सीन लगा। क्या कब किसका पाचन कर रहा है? प्रोटीन। क्लियर हुआ? और जितने भी ये सब हैं, ये सब क्या होते हैं? माने जो भी हार्मोन होता है क्या होता है? प्रोटीन ना। अब ये 3 निकला तो ये ट्रिप्सिन जो है किसका पाचन करता है? प्रोटीन को। प्रोटीन को, प्रोटीन को किस में बदलता है? पेप्टोन में। प्रोटीन को पेप्टोन में, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। देखो जैसे हम लोग कहें अगर हम लोग आटा खा लें, आटा, तो आप पचा पाओगे? मर जाओगे, है ना। चिपक जाएगा आंत में जाके और आप क्या डेथ हो जाएगा। अगर थोड़ा भी आटा आधा किलो भी खा लो, जितना रोटी बनता है, मान लीजिए 4 रोटी इतने का बन रहा है, इतने वही आटा खा लो आप, आपकी कहाँ चपक जाएगा आंत में और आप मर जाओगे। लेकिन आप रोटी को पचा ले रहे हो कि नहीं? तो उसी तरीके से प्रोटीन कच्चा चीज है, आटा है, तो प्रोटीन को हम लोग पचा पाएंगे? नहीं। तो प्रोटीन को कौन किस रूप में बदल जाएगा? पेप्टोन में। किसमें? प्रोटीन बदल जाएगा पेप्टोन में। और पेप्टोन रोटी है और ये क्या है? आटा। तो आटा को हम लोग नहीं पचा पाएंगे और रोटी को खा के पचा लेंगे। तो ये उसी तरीके से समझना, ठीक जी? समझ में आ रहा है ना? हम उसको तुलना करके बता रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। आटा खा लोगे नहीं पचेगा, अगर माने रोटी खाया आपने पच जाएगा, ठीक। इसके बाद एंजाइम के बाद यहाँ से और क्या निकलेगा? हार्मोन। कौन चीज निकलेगा? हार्मोन। अब हार्मोन को ठीक से समझना है। हार्मोन 3 प्रकार का निकलेगा यहाँ से। कितने हार्मोन? 3। अल्फा सेल, बीटा सेल और गामा सेल। अल्फा सेल, बीटा सेल और क्या? गामा सेल। अल्फा सेल से निकलेगा ग्लूकेगान। क्या निकलेगा? ग्लूकेगान। देखो दिया होगा ग्लूकेगान। अल्फा सेल से क्या निकलेगा? अल्फा सेल से अल्फा सेल से ग्लूके। ध्यान से समझो, पूछेगा कि अल्फा सेल से क्या निकलता है? ग्लूकेगान। ये क्या है? हार्मोन है कि एंजाइम? हार्मोन। क्या है? हार्मोन। एक बार प्रश्न पूछा था, ये इसके विषय में नहीं पूछा था, इंसुलिन के विषय में पूछा था। इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? हार्मोन। और ये भी पूछा था इंसुलिन हार्मोन तो है लेकिन क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है। क्या है? प्रोटीन है। अभी आपको बता दिए जितने भी हार्मोन होते हैं सब क्या होते हैं? प्रोटीन। किसके बने होते हैं? प्रोटीन। तो ये देखो ग्लूकेगान जो है, याद करिए ग्लाइकोजन, आपका लीवर कल पढ़ा रहे थे, ग्लाइकोजन जो है स्टोर कर सकते हो। ग्लूकोज को आप ग्लूकोज को स्टोर हम नहीं कर सकते, इसीलिए ग्लूकोज तुरंत एनर्जी देता है। आदमी को जब कोई भी बीमार पड़े तो डॉक्टर के पास जाते ही अगर उसको बीमारी है तो क्या चढ़ाना चालू करता है? ग्लूकोज। क्योंकि ग्लूकोज तुरंत डायरेक्ट एनर्जी देता है ना। ग्लूकोज आप पीते भी हो, ग्लूकोन डी, धूप में ज्यादा आप पसीना निकल जाता है तो क्या पढ़ते हो? नमक पानी चीनी बना लो ना, या फिर क्या ग्लूकोन डी पी लो। क्यों? तुरंत एनर्जी देता है। तुरंत एनर्जी कौन देगा? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज है उसको हम लोग ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा जब ग्लूकोज हो जाता है तो लीवर जो है यकृत, कल पढ़ाए थे, ज्यादा ग्लूकोज को लीवर किस में बदल देता है? ग्लाइकोजन में। और ग्लाइकोजन को हम स्टोर करके रख सकते हैं। ग्लाइकोजन को हम क्या कर सकते हैं? स्टोर। जबकि किसको हम स्टोर नहीं कर सकते? ग्लूकोज को। तो ये ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखता है कौन? लीवर। अब कहाँ रखता है? कोशिकाओं में।
और ये ग्लूकेगान जो है उसी ग्लाइकोजन को किस में बदल देता है, ग्लूकोज में। तो ये ग्लूकेगान जो हार्मोन है ये किसको, यहाँ दिख रहा है, यहाँ तक पूरा कंप्लीट दिख रहा है, ये देखो, हाँ नहीं लिखेंगे, ये क्या है, ग्लूकोज को, ग्लाइकोजन को, ग्लाइकोजन को किस में बदलता है, ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में। तो आपसे पूछेगा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कौन बदलता है, ग्लूकेगान। ये कहाँ से निकलता है, बात क्या कर रहे हो यार तुम लोग, बताओ, अच्छा खड़े हो जाओ, बताओ ग्लूकोज का काम क्या है। एकदम बेवकूफ हो तुम लोग, बात कर रहे हो, बात मत करो, आए हो पढ़ने तो पढ़ो। हाँ शांत होके सुनो, आएगा। ग्लूकेगान जो है, ये ग्लूकेगान क्या करता है, जो आपके शरीर में ग्लूकोज पड़ा है ना, किस रूप में पड़ा है, ग्लाइकोजन के रूप में, और ये ग्लाइकोजन के रूप में पड़ा है, उसको जाके एक्टिव कर देगा और वो किस में बदल जाएगा, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज को आप आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। और ये ग्लूकोज कहाँ चला जाएगा, कोशिकाओं में, और आपको क्या मिल जाएगा, एनर्जी। क्या मिल जाएगा, एनर्जी। तो पहला समझ में आया क्या, अल्फा सेल से क्या निकला। अब बताओ ये कहाँ बहा होगा, ये हार्मोन है तो यानी ये ब्लड में रहा होगा, तो ब्लड में बहता है ये ग्लाइकोजन जो है, ये ब्लड में रहता है, और ब्लड सेल में, ब्लड के सेल में किस रूप में, ग्लाइकोजन। ये ग्लूकेगान जो करता है, इसको एक्टिव, ताला है समझो, चाबी है, तब तक ये काम नहीं करेगा जब तक ये चाबी नहीं लगेगा ग्लूकोज के पास। ग्लाइकोजन को चाबी जैसे ही आप लगाओगे, किसका, ग्लूकेगान का, ये ताला खुलेगा और किस रूप में बन जाएगा, आप आसानी से इसको ग्रहण कर सकते हो। बीटा सेल से निकलेगा इंसुलिन। क्या निकलेगा, इंसुलिन। इंसुलिन ये बीटा सेल से निकलता है, इंसुलिन हार्मोन। ये इंसुलिन क्या है, हार्मोन है। बेटिंग एंड बेस्ट नामक वैज्ञानिक ने इसकी क्या की थी, खोज ना। बेटिंग एंड बेस्ट नामक वैज्ञानिक, ये पूछा प्रश्न है, देख लेना एक बार, गूगल कर लेना, बेटिंग एंड बेस्ट ही है, कौन है ना। हाँ, ये इंसुलिन की खोज किसने किया था, बेटिंग और बेस्ट। ये क्या है, हार्मोन है। क्या है, ये क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। ये ग्लूकोज को क्या करता है, घटाता है। ग्लूकोज की मात्रा को क्या कर देता है, घटा देता है। यानी अगर अधिक ग्लूकोज हो गया है शरीर में तो उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। अधिक ग्लूकोज है तो उसको क्या करेगा, कम। इतना उतारो, तब इसके विषय में बहुत बताना है। इसी से होता है क्या, डायबिटीज ना, तो इसको उतार लो, तब डायबिटीज के विषय में यही बताना चालू करें। ठीक, शांत होके सुनो। अभी आपने देख लिया एंजाइम में यह बहिर्स्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों प्रकार की है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, मिश्रित ग्रंथि कहेंगे। एंजाइम आपने देखा, एंजाइम 3 था, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज किसका पाचन करता है, वसा को वसी अम्ल में, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में, कार्बोहाइड्रेट को, और लाइपेज, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन, प्रोटीन को पेप्टोन। ठीक, ये हो गया, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देगा। इसके बाद अब हम लोग देख रहे हैं क्या, हार्मोन। यह एंजाइम भी छोड़ता है और हार्मोन भी। तो हार्मोन के विषय में देखिए ना, लिख दें क्या यहाँ, इसमें से क्या निकलता है, मिश्रित क्यों कहते हैं, क्योंकि यह बहिर्स्रावी तथा मिश्रित, क्यों कहते हैं मिश्रित ग्रंथि। हाँ, यह मिश्रित ग्रंथि इसलिए कहलाती है क्योंकि यह बहिर्स्रावी तथा बहिर्स्रावी के साथ साथ अंतःस्रावी, बहिर्स्रावी के साथ साथ क्या है, अंतर। अब देखो बहिर्स्रावी किसे कहेंगे बताओ, जो क्या छोड़ता है, एंजाइम, जो एंजाइम। और अंतःस्रावी किसे कहेंगे, जो हार्मोन को छोड़े। किसको, अब देखो ये अग्नाशय जो है, अग्नाशय है लड़के, अग्नाशय दोनों चीज छोड़ता है, एंजाइम भी और एंजाइम में आपको बता दिए क्या क्या, लाइपेज, हाँ लैट था ना, LAT, लाइपेज, एमाइलेज और क्या, ट्रिप्सिन। ठीक, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज किसको बदलता है, वसा को वसी अम्ल में,
एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में, यानी का लिख दे रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट को किस में, शर्करा में, समझ रहे हो ना। वसा को वसी अम्ल में, किस में, वसी अम्ल में, ठीक। और ये प्रोटीन को पेप्टोन में, प्रोटीन को पेप्टोन लिख लोगे ना, प्रोटीन को पेप्टोन में, पेप्टोन में, ठीक। अब हार्मोन कितने, 3, अल्फा सेल के द्वारा और एक बीटा सेल और गामा सेल, ठीक। अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा। अल्फा सेल से क्या निकलेगा, ग्लूकेगान, ग्लूकेगान जो लीवर के द्वारा स्टोर किए गए ग्लाइकोजन को किसमें बदलेगा, ग्लूकोज में। अब ये भी आप ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज में ना। सोचो ये कहाँ बह रहा होगा, डक्ट यानी नली में, किसके नली में, ब्लड के। ये कहाँ, ब्लड वाले में, यानी ब्लड में बह रहा है। इसका मतलब यह ब्लड सेल के साथ था, ब्लड सेल के साथ किस रूप में था, ग्लाइकोजन के रूप में। यह ताला बंद था, इस ताला को खोलने का काम कौन किया, ग्लूकेगान। जैसे ही खोला यह क्या बन गया, ग्लूकोज। और ग्लूकोज को आपका शरीर अच्छे से ग्रहण कर लिया और ये किस रूप में बदल गया, एनर्जी। कभी कभी ये ज्यादा स्रावित हो जाता है, कौन, ग्लूकेगान। तो इसको नियमित करने का काम करता है इंसुलिन, कौन, इंसुलिन। बीटा सेल से कौन सा हार्मोन निकलता है, इंसुलिन। इंसुलिन ज्यादा ग्लूकोज को कंट्रोल करके रखता है, ज्यादा ग्लूकोज को क्या कर देता है, कंट्रोल। लेकिन कभी कभी ये देखिए, ये इंसुलिन डैमेज हो जाता है। ये इंसुलिन अगर डैमेज हुआ तो आपको हो जाता है डायबिटीज। क्या हो जाएगा, डायबिटीज, डायबिटीज, डायबिटीज यानी शुगर, ठीक। चिनिया बीमारी, शुगर, डायबिटीज जो भी कह लो। तो अब देखो ध्यान से, ये डायबिटीज 2 प्रकार का होगा, टाइप ए, टाइप बी। टाइप ए में क्या होगा, आपका जो बीटा सेल है, इस बीटा सेल को ही आपका शरीर, इम्यून सिस्टम इसको डैमेज कर देगा। आपका ही शरीर बीटा सेल को ही क्या कर देगा, खत्म करने लगेगा। और जब बीटा सेल खत्म होने लगा तो ये क्या नहीं बनाएगा, इंसुलिन। और इंसुलिन किसको कम कर रहा था, ग्लूकोज को। किसको, ग्लूकोज को कम करने का काम कौन कर रहा था, इंसुलिन। अब अगर ये खुद डैमेज हो गया तो इंसुलिन को कम कर पाएगा, नहीं। तो क्या बढ़ जाएगा, अगर ग्लूकोज बढ़ गया तो ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा तो आपके शरीर में मीठा वालापन ज्यादा हो जाएगा। अब मिठास ज्यादा हो गया तो आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी, शुगर। और शुगर अगर हुआ तो कोई दवा आपको ठीक से काम नहीं। ग्लूकोज जब तक आपका ये कंट्रोल नहीं होगा तब तक आपकी कोई भी बीमारी हो जाए, डॉक्टर इलाज भी नहीं करेगा, कोई भी ऑपरेशन नहीं करेगा डॉक्टर। अगर आपको डायबिटीज है तो डॉक्टर हाथ भी नहीं लगाएगा, क्यों, क्योंकि अगर घाव हो गया तो ठीक नहीं होगा। डायबिटीज में घाव ठीक ही नहीं होता ना। तो इसीलिए अगर आपको डायबिटीज है तो कोई भी आप बड़ा ऑपरेशन डॉक्टर नहीं करेगा। सबसे पहले आपका कौन सा चेकअप करेगा, डायबिटीज का। डायबिटीज चेक करने के लिए मशीन आती है, यहाँ ब्लड में से चोक दिया जाएगा और लगा दिया जाएगा, मशीन बता देगा इतना है डायबिटीज आपका, ठीक। और इंसुलिन में पाया जाता है जिंक। इंसुलिन में क्या पाया जाता है, ये जो आपके शरीर को एकदम फिट बनाए रखता है। और अगर ये इंसुलिन कम हुआ तो किसकी मात्रा कम हुई, जिंक की। और जिंक की मात्रा कम हुई तो आपको तरह तरह की बीमारी होगी। और कोरोना आ रहा था ना, तो सबसे पहले इसी जिंक को कम कर रहा था। तो इसका मतलब जिसको डायबिटीज था उसका पहले से इंसुलिन कम था, उसका जिंक पहले से कम था, और कोरोना होने से जिंक और कम हो गया। ऐसी स्थिति में क्या हो जाता था, मर जाता था, ठीक। आप समझ गए कैसे मर रहा था आदमी। हाँ, तो जिसको हो गया डायबिटीज वो बचने वाला नहीं था कोरोना में। ये पहला टाइप किसको खत्म कर दिया, बीटा सेल को। आपका इम्यून सिस्टम ही आपके बीटा सेल को समाप्त कर दिया। ये छोटे बच्चों में होता है, किसमें, 10 से 15 साल के बाद होने लगेगा ना। ये बहुत ज्यादा खतरनाक उतना नहीं होता, लेकिन फिर भी तो होता ही है। अगर आप इसमें कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, चावल खाएंगे, आलू खाएंगे, मीठा खाएंगे तो ये बढ़ता रहेगा। दूसरा होता है माने टाइप बी इंसुलिन, टाइप बी डायबिटीज। टाइप बी डायबिटीज क्या होता है, यह बूढ़े अवस्था में होता है। जब आप थोड़ा सा क्या हो जाएंगे, वृद्ध, तो ज्यादा अगर खा लिए हैं ये सब, तो बीटा सेल जो इंसुलिन बना रहा है ना, ये इंसुलिन एक चाबी का काम करता है। किसके लिए, ग्लूकोज के लिए। ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। लेकिन ये इंसुलिन ही डैमेज हो गया। ये इंसुलिन आपके बीटा सेल को क्या नहीं दे पाएगा, मैसेज।
अगर बीटा सेल को मैसेज ही नहीं गया तो इंसुलिन निकल पाएगा? नहीं निकल पाया, क्योंकि बीटा सेल को जब पता चलेगा तभी तो इंसुलिन छोड़ेगा। अगर नहीं छोड़ रहा है तो ऐसी स्थिति में आपके शरीर में किसकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी? ग्लूकोज की, क्योंकि इंसुलिन जो है ग्लूकोज को क्या करता है? कम। अब ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो आपको फिर भी डायबिटीज हो जाएगा। ये वृद्ध अवस्था में होता है। इसमें एक चीज है, ये ग्लूकोज जो है ना, पानी को हाइड्रोफिली होता है। हाइड्रोफिली मतलब पानी को अपनी ओर क्या करना? आकर्षित करना। या पानी को बहुत तेजी से अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित। तो इसका मतलब जिसको डायबिटीज हो जाएगा उसको बार बार पेशाब लगेगा, सबसे बड़ा लक्षण है। और अगर डायबिटीज हुआ है तो बार बार उसको पेशाब लगेगा, और जहाँ पेशाब करेगा वहाँ क्या लगेगी? चींटी। क्या लग जाएगी? चींटी। क्योंकि आपको पता है कि ब्लड किसमें मिला है? ब्लड में हार्मोन जितने भी हैं किससे बह रहे हैं? ब्लड से। तो ब्लड को छानने का काम कौन कर रहा था? किडनी। ब्लड को कौन छान रहा था? किडनी। और किडनी में ही, हाँ, किडनी में ही क्या इकट्ठा होता है? पेशाब ना। उसी के थैली में पेशाब इकट्ठा होता है। अब पेशाब को इकट्ठा कर रहा था, साथ के साथ यह किसको इकट्ठा कर लिया? ग्लूकोज भी आया। अब ब्लड के साथ ग्लूकोज भी आया होगा किडनी में। ये ग्लूकोज, कुछ ग्लूकोज यहीं रह गया, और ये ग्लूकोज किसको आकर्षित करता है? पानी को। तो बार बार आपके शरीर के पानी को क्या करेगा? किडनी अपनी ओर क्या कर लेगा? खींच लेगा। तो आपको बार बार क्या लगेगा? पेशाब। बार बार पेशाब लगेगा, और उस पेशाब में क्या निकलेगा? ग्लूकोज। और ग्लूकोज अगर निकल रहा है तो जहाँ पेशाब करेंगे वहाँ क्या लगेगी? चींटी। क्यों? क्योंकि मीठा है ना, ग्लूकोज मीठा होता है। अब चींटी बार बार लगेगी। अब यही है डायबिटीज का लक्षण और इसको पहचानने का लक्षण। क्लियर हुआ? कितने प्रकार का डायबिटीज होगा? 2। कितने प्रकार का? 2। टाइप ए, टाइप ए में क्या गड़बड़ हो जाएगा? बीटा सेल ही डैमेज। टाइप बी में ये इंसुलिन को ये संदेश ही नहीं दे पाएगा, गड़बड़ हुआ। तीसरा सेल आया गामा सेल। ये गामा सेल क्या होता है? ये गामा सेल से निकलता है सोमैटोस्टैटिन। क्या निकलता है? सोमैटोस्टैटिन। ये सोमैटोस्टैटिन क्या करता है? जो भी आप खा रहे हैं ना, जितना चीज आप खा रहे हैं उसको सबको बताता है। सारे कोशिकाओं को ले जा, लेके जाओ, यहाँ से लेके जाओ, सबको बताने का काम कर रहा है। अगर यही डैमेज हो गया तो कोई बताने वाला है? आप खाना बना के रख दिया आपके घर वालों ने, और आपको कुछ पता नहीं, जहाँ रखा है पता ही नहीं है, तो आप खाना खा पाएंगे? खाना पड़ा रहे खराब हो जाएगा, है कि नहीं? तो इसी तरीके से खाओगे आप खूब। अगर ये गड़बड़ है, जो बीटा गामा सेल से सोमैटोस्टैटिन निकल रहा है, गड़बड़ है, तो ऐसी स्थिति में आप खाना तो खूब खाएंगे, लेकिन ये आपके शरीर में लगने वाला नहीं। इतना खाब और खाबा के तक दिया बकरी ने, और मोटाब लकड़ी नहीं है। यानी आप कितना भी खा लो आपको नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये सही है तो आप पानी भी पिएंगे। अगर ये सही है तो ऐसी स्थिति में आप पानी भी पिएंगे, तब भी आपके शरीर में, आप सुनते भी होंगे, हम पनिये भर पिए थे तब वो हमारा शरीर ये क्या होता? बढ़ा था। यानी क्या उनका सही है? सोमैटोस्टैटिन। समझ गए? तो यानी सोमैटोस्टैटिन क्या करता है? एक्टिव होता है और फैट को एकत्रित करने का काम करता है। अगर ये गड़बड़ हुआ तो आप कितना भी खाइए। बहुत आदमी देखे होगा पतील पर, हमारे गांव में एक जने हैं ना, उधर का है, अरे ये जानते यहाँ के नहीं, वहाँ यार अनुज की तरफ के पतले से नहीं है, एक पाइप लगी है जो लेके चलते हैं कभी ना, बहुत हाँ बहुत खाती नो, देखो बगले बैठ जाए जितना खाई, लेकिन हैन पतले से, समझ गए? खाएंगे ये सब जो पतले हैं सबको मत समझना कि बहुत खा रहे होंगे, लेकिन जो पतले हैं और बहुत खा रहे हैं, मोटा नहीं रहे हैं, तो उनका कौन डैमेज है? सोमैटोस्टैटिन। अब गामा सेल डैमेज। अब आपको क्लियर हुआ? कंप्लीट। अग्नाशय देखो कंप्लीट हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक पहचान। ठीक, कंप्लीट। देखो लड़की, अब शांति सुनो। ये देखो, अगर आपको डायबिटीज हो गया है तो आपको परहेज क्या क्या करना है और किस चीज को खाना है। एक कड़ी पत्ता आता है, कड़ी पत्ता, इसको आपको रेगुलर सब्जी और दाल में यूज करना है हमेशा। दूसरी बात, जब जामुन का समय हो, जामुन का, तो उस समय जामुन को आप खूब खाइए। उसके बाद जो उसका बीज बच रहा है उसको उबाल दीजिए, उबाल करके रख लीजिए, धो दीजिए, धोकर उबाल लीजिए। पहले आप जामुन को खा लीजिए, उसका बीज जो बचा है उसको रख लीजिए और रख के उबाल दीजिए, उबाल के उसको साफ कर दीजिए। उसके बाद खूननी में क्या करिए, खून करके उसका पाउडर बना लीजिए और बार बार उसको क्या करते रहिए, खाते रहिए। और यही सब इलाज है। और आप क्या करिए, चावल को कम खाइए, मीठा कम खाइए, आलू कम खाइए। ये सब इसके क्या होंगे, अगर इनसे डायबिटीज को आपको कंट्रोल करना है। अब ये सही नहीं होने वाला, जिसको डायबिटीज हो गया वो सही नहीं होगा, तो ये कंट्रोल कर सकते हो अपने आप के
ऊपर कंट्रोल करके। जैसे आपका चट्टू टाइप के नहीं है आप, चट्टू टाइप मतलब आपका जो, हाँ बहुत चाटने वाले हैं। जैसे आपको दिख गया आलू ना, समोसा दिख गया, आप सब खा रहे हो जलेबी, तो ऐसी स्थिति में ये बढ़ता रहेगा। तो समझ गए, कड़ी पत्ता आता है, कड़ी पत्ता खा सकते हो। और क्या, जामुन, जामुन के सीजन में जामुन खूब खाइए, उसका बीज रख लीजिए, उसको खून करके खाइए। तो इस तरीके से डायबिटीज क्या रहेगा, कंट्रोल। ठीक।